हम आज डिस्कस करने लगे हैं आपके सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 2 दैट इज बिजनेस लॉज का एमटीपी सीरीज 1। देखो उन्होंने जिस तरीके का पैटर्न दिया, बड़ा ध्यान से फोकस करेंगे हम। क्वेश्चन आना आपका कंपल्सरी रहेगा और आपने कोई भी 4 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ द रिमेनिंग 5। अकॉर्डिंग टू मी जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो बहुत ज्यादा योगदान करता है आपका पास फेल डिसाइड करने में, बिकॉज जब आप फर्स्ट क्वेश्चन को लास्ट में करोगे, अगर मैं टीचर ही हूं तो पता लग जाता है कि इसको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता था। अगर ये बच्चा कॉन्फिडेंट इनफ होता फर्स्ट क्वेश्चन में तो ये फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट स्टेज पे ही करता। ठीक है, तो जब आप उस क्वेश्चन को लास्ट कर देते हो तो आप कहीं ना कहीं एक हिंट दे देते हो एग्जामिनर को कि यू वर नॉट श्योर अबाउट दैट फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो हम ये गलती नहीं करेंगे। चलो डिस्कस करते हैं पेपर को। हमें इससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन वो लेके जा सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला राहुल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओन करता है, वाटर प्यूरिफायर की प्राइस है 54,000। उसने हमने कहीं ना कहीं केस स्टडी करी है। उसने बोला कि कॉपर फिल्टर होना चाहिए उसके अंदर। पंकज वांटेड टू बाय द प्यूरिफायर, लेकिन वो खरीदना चाहता था ऑन क्रेडिट और उसकी इंटेंशन ये थी कि वो 9 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा। राहुल ने डिमांड की गारंटी। इससे पता लग गया कि ये गारंटी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर द ट्रांजैक्शन सूरज अ फ्रेंड ऑफ पंकज केम फॉरवर्ड एंड गेव द गारंटी फॉर द वाटर प्यूरिफायर। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। राहुल सोल्ड पंकज अ वाटर प्यूरिफायर ऑफ स्पेसिफिक ब्रांड एंड पंकज मेड पेमेंट ऑफ सूरज गारंटी दे रहा है और बात हुई है 9 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स की। ठीक है, उसमें से पंकज ने ऑलरेडी कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी हैं? 4। उसके बाद वो इंसॉल्वेंट हुआ है। एक्सप्लेन करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देते हुए कि क्या जो सूरज गारंटर है वो बैलेंस प्राइस पे करेगा वाटर प्यूरिफायर की राहुल को। ओके, नॉर्मल गारंटी का सेक्शन कौन सा है? गारंटी का नॉर्मल गारंटी का सेक्शन, गारंटी का कोई सेक्शन नहीं है। स्टार्टिंग में डिफाइंड है प्रिंसिपल कौन होता है, श्योरिटी कौन होता है और क्रेडिटर कौन होता है। ठीक है, फिर हम इसको कैसे लायबल करें? वन 126 तो पढ़ रहे हो क्योंकि आंसर देख लिया था। 126 का हेडिंग क्या है? आपको सेक्शंस आते हैं? ठीक है, मान लेते हैं। What will be your answer if Rahul sold a water purifier misrepresenting it as a copper filter while it actually has a normal filter? अब यहां पे कंसीलमेंट हो गई। आगे, neither Pankaj nor Suraj was aware of this fact and upon discovering the truth Pankaj ने refuse कर दिया to pay. इन रिस्पॉन्स पंकज ने रिफ्यूज किया, राहुल ने फाइल कर दिया सूरज के प्रति केस। द गारंटर एक्सप्लेन विद रेफरेंस की अब क्या उसको पे करने की जरूरत है? आंसर इज नो। जब एक्टिव कंसीलमेंट होती है तो एक्टिव कंसीलमेंट के लिए श्योरिटी लायबल नहीं होता। आओ इसके आंसर्स डिस्कस करें। सी, वन 126 आ गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डिफाइंड। इट सेज प्रॉमिस और डिस्चार्ज लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। और उन्होंने साथ ही लिख दिया इन दिस केस सूरज ने पंकज की गारंटी ली थी राहुल को। 4 इंस्टॉलमेंट्स के बाद वो इंसॉल्वेंट हो गया तो सूरज की लायबिलिटी नाउ कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद जिस चीज के लिए
प्रिंसिपल डेटर लायबल, उस चीज के लिए श्योरिटी लायबल। तो वर्ड आता था को एक्सटेंसिव। तो उसके बाद उन्होंने 128 सेक्शन उठाया और उन्होंने बोला कि दोनों की लायबिलिटी क्या होती है आपस में, को एक्सटेंसिव प्रिंसिपल डेटर की, अनलेस अदरवाइज डिफरेंटली स्टेटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। वो कहते हैं यहाँ पे पंकज की टोटल लायबिलिटी कितनी बनती थी, 9 इंस्टॉलमेंट्स की, उसमें से वो 4 ऑलरेडी पे कर चुका है, तो जो बैलेंस अमाउंट रह जाएगी 6 इंस्टॉलमेंट्स की, उतना कितना अमाउंट आया 30,000, वो कौन पे करेगा, सूरज पे करेगा, क्योंकि पंकज ऑलरेडी 4 इंस्टॉलमेंट्स पे कर चुका था। ठीक है, आगे चलते हुए देखो आंसर कैसे किया हुआ है, सी टू इट। क्वेश्चन में 2 सिचुएशन थी। अब देखो उन्होंने बड़ा बड़ा ब्लैक कलर में लिखा है, तुम अंडरलाइन करके सेपरेट लाइन में लिखो, इन द सेकंड सिचुएशन, दिख रहा है। उसके बाद वो बोल रहे हैं मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, इसकी वजह से सिचुएशन सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाती है। उन्होंने क्या लिखा, कहते हैं अब सेक्शन कौन सा आ जाएगा कि अगर आपने एक्टिव कंसीलमेंट की है या मिस रिप्रेजेंटेशन की है, उसका कौन सा आता था 142 143 इफ यू रिमेंबर। तो उन्होंने ये देखो दिया हुआ 143 कीपिंग साइलेंस टू मटीरियल सर्कमस्टांसेस। तो फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस में क्या होता था, गारंटी क्या हो जाती थी, इनवैलिड। तो यहाँ पे राहुल ने मिस रिप्रेजेंटेशन की है, देयरफॉर जो गारंटी साइन हुई थी सूरज के साथ राहुल की, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इनवैलिड। इसलिए सूरज को लायबल बैलेंसिंग अमाउंट को पे करने के लिए बोला नहीं जा सकता। तो अगर आप ध्यान से देखो 126 आया गारंटी का, 128 आया को एक्सटेंसिव का, 142 आया मिस रिप्रेजेंटेशन का, 143 आया कंसीलमेंट का। 4 सेक्शन से 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, चारों सेक्शन 2 के 2 नंबर मिलेंगे। जिसको याद नहीं है, लिंक नहीं कर पा रहे थे, इट इज अ प्रॉब्लम। जिसको याद है वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से ये पता लग गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है, थोड़ा आइडिया हुआ है। तो यहाँ पे मान लो हम लेके चलते हैं कि पता चल जाएगा क्या था। ये कंपल्सरी क्वेश्चन आया है पहला 7 मार्क्स का। ठीक है, आगे वापस चलते हैं सेकंड। कंपनी DEF लिमिटेड है एज अ कंपनी 31/3/2024 को और पेड अप कैपिटल है 1,00,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच जून 2024 को। ठीक है जी, DEF लिमिटेड इशूड एडिशनल 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच व्हिच आर फुली सब्सक्राइब्ड। पेड अप कैपिटल ऑलरेडी 10 का था, एडिशनल इशू किए हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स। Out of 10,000 shares, 5,000 shares issued to MNO Private Limited. ठीक है, MNO होल्डिंग कंपनी है JKL प्राइवेट लिमिटेड की। इसको उन्होंने होल्डिंग बोला है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गई, सब्सिडरी। हैविंग कैसे कंट्रोल है, कंट्रोल किसको कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब ये जो JKL है ये प्राइवेट लिमिटेड है, जबकि जो MNO है उसका कुछ नहीं दिया हुआ, नहीं ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, ये पब्लिक है क्योंकि इसमें क्या गिवन है, लिमिटेड। आगे नाउ JKL प्राइवेट लिमिटेड क्लेम्स द स्टेटस ऑफ बीइंग अ सब्सिडरी of DEF Limited as being subsidiary of its MNO Private Limited। वो कह रहे हैं, एक मिनट, MNO कितना होल्ड करता है, टोटल कितना है 20 में से 5 कितना हुआ, मतलब होल्डिंग का सेक्शन 246 इज होल्डिंग का सेक्शन, 287 सब्सिडरी का सेक्शन। अब ये होल्डिंग तुम्हारे अकॉर्डिंग ये सब्सिडरी नहीं है, क्योंकि तुम देख कंसिडर कर रहे हो कि पहले उनका था 10,000 शेयर्स ओल्ड और न्यू दोबारा से आए 10,000 शेयर्स, टोटल कितने हो गए, और 20 का 25% होता है क्या,
और हमने पढ़ा है कि हमें सब्सिडरी तक कितना चाहिए, मोर देन 1/2। लेकिन अगर सब्सिडरी नहीं है तो फिर क्या हो सकती है, एसोसिएट। याद है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए यानी कि 20% अबव, लेकिन सब्सिडरी तुम नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, देखते हैं क्या आंसर दिया हुआ है। सी देखते हैं, पहले 246 देखो एक्सप्लेन किया होल्डिंग को, 287 एक्सप्लेन किया। देखो सब्सिडरी में हर चीज आनी बड़ी जरूरी है। एक तो मींस वो जो कॉम्पोजिशन कंट्रोल करते हैं या कंट्रोल करते हैं मोर देन 1/2 क्या, वोटिंग पावर। ध्यान दो, मैंने तुड़वाई थी लाइन यहाँ पे, ओन टुगेदर विद वन मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज। ठीक है, अब पढ़ते हैं इंस्टेंट केस में। वो कहते हैं 1 लाख का पेड अप कैपिटल था, एडिशनल 10,000 इशू किया तो टोटल कितना हो गया, 20,000, 10 रुपए ईच के हिसाब से। जब हम 5,000 लेंगे तो वो 5,000 सिर्फ कितना बना, 25%। इसीलिए जब MNO खुद ही उसकी सब्सिडरी नहीं बनी तो सब्सिडरी के आगे सब्सिडरी उसकी सब्सिडरी कैसे बन जाएगी, समझ आया। कहते हैं लेकिन इसका मतलब कंट्रोलिंग वोटिंग पावर को कुछ प्रतिशत कंट्रोल तो कर रहे हैं ना। वो कहते हैं ठीक है, सी MNO प्राइवेट लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ JKL, क्योंकि वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। बट क्योंकि MNO खुद ही सब्सिडरी नहीं बनी इसलिए JKL को भी सब्सिडरी का स्टेटस नहीं मिलेगा। लेकिन 2 क्लॉज 6 के हिसाब से अगर एक कंपनी का किसी दूसरी कंपनी में सब्सिडरी का रिलेशन नहीं है बट किसका रिलेशन है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट कितना होल्ड कर रहा है, 20% ऑफ वोटिंग पावर। तो इस टर्म्स को देखते हुए DEF लिमिटेड और MNO लिमिटेड आपस में कौन सी कंपनी होगी, दे आर एसोसिएट कंपनी। इसीलिए क्योंकि 20% अबव है। उन्होंने अब देखो तुमसे क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या हम, ये देखो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन लंबा करो कितने लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, ये क्लेम करना चाह रहे हैं स्टेटस सब्सिडी का, क्या उसको मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी होल्डिंग MNO खुद सब्सिडरी नहीं है, इसलिए उसकी सब्सिडरी भी सब्सिडरी कहलाई नहीं जाएगी। दूसरा उन्होंने तुमसे पूछा बताओ फिर रिलेशन क्या है, ये आ गया एसोसिएट का। तो सेकंड सिचुएशन में हम बताएंगे कि परसेंटेज 25 जो कि 20 से अबव है इसलिए वो कौन है, एसोसिएट। लेकिन जो लास्ट वाली JKL प्राइवेट लिमिटेड है उसका कोई भी रिलेशन DEF के साथ एस्टैब्लिश नहीं होता। तो यहाँ पे टोटल कितने सेक्शंस आए, 2 क्लॉज 46, 2 क्लॉज 87 एंड 2 क्लॉज 6। ये किसका आया, एसोसिएट कंपनी का। इज दैट क्लियर। इसका मतलब जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंपनीज एक्ट में से है और कंपल्सरी है और 7 मार्क्स का। थोड़ा आइडिया हो जाएगा हमें कि कैसा पेपर डाल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। दे से if a partner is otherwise expelled, that expulsion is null and void. Discuss. Expulsion सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 33। पार्टनर एक्सपेल कैसे होता है, मेजॉरिटी, लेकिन निकाला कैसे हो, इन गुड फेथ। एग्रीमेंट में उस चीज की पावर एक्सरसाइज होनी चाहिए। गुड फेथ आगे 3-5 में डिवाइड होता था, क्या, कंपनी की बेटरमेंट को इंटरेस्ट में देखते हुए उसको नोटिस देना है, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है। अगर तुमने सब कुछ फुलफिल करके उसको निकाला तो एक्सपल्शन वैलिड है। अगर ऊपर लिखे इक्वेशन के हिसाब से नहीं निकाला तो एक्सपल्शन नल एंड वॉइड है। ठीक है, साथ ही उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है, द पार्टनर हु इज एक्सपेल्ड will cease to be liable to the third party for the act of the firm done after expulsion analyze। क्या एक्सपल्शन होने के बाद की लायबिलिटी के लिए वो लायबल नहीं होता, आंसर इज नहीं होता, प्रोवाइडेड ही हैज गिवन पब्लिक नोटिस। अगर उसने नोटिस नहीं दिया होगा तो हिज लायबिलिटी रिमेन्स द सेम अंटिल एंड अनलेस उसका पब्लिक नोटिस नहीं आ जाता। लेट्स सी क्या आंसर दिया हुआ है, आ जाओ। ये आ गया तुम्हारा पार्टनरशिप का 33 सेक्शन। एक बार फटाफट से आंसर ली तो फिर हम आगे चले। ये एक्सपल्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, मेजॉरिटी और गुड फेथ। उसके बाद गुड फेथ 3 पार्ट्स में डिवाइड होता था। ये देखो, इन द इंटरेस्ट
नोटिस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगर इस तरीके से निकाला गया है, हेंस इट इज करेक्ट टू से इफ अ पार्टनर इज एक्सपेल्ड अदरवाइज, एक्सपल्शन क्या मान ली जाएगी, नल एंड वॉइड। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा हुआ है, क्या वो थर्ड पार्टी को लायबल होगा कि नहीं होगा। जैसे वो कंटिन्यू रहेगा लायबल थर्ड पार्टीज को तब तक जब तक, वैसे तो नॉर्मल बिफोर के लिए, लेकिन अंटिल जब तक वो क्या नहीं दे देता, पब्लिक नोटिस। हेंस जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने क्या लिखा है, वो पार्शियली करेक्ट है। उन्होंने लिखा था कभी भी लायबल नहीं होगा, आंसर इज पब्लिक नोटिस नहीं देगा तो लायबल नहीं होगा, पब्लिक नोटिस देगा तो लायबल नहीं होगा, पब्लिक नोटिस नहीं दिया होगा देन उसकी लायबिलिटी कंटिन्यूज टिल ही गिव्स द पब्लिक नोटिस। इज दैट क्लियर? लिख सकते हो। तो अपने पास 4 to 6 तो ये आ गया पार्टनरशिप 6 मार्क्स का। 2 और 4 की सेग्रीगेशन में 2 क्वेश्चन दिए उन्होंने, ठीक है। आगे चलते हुए अब अगर मैं यहां तक देखूं तो पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स का डाला है, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन 1 है, मतलब सारे क्वेश्चन 20 की वेटेज लेंगे, बाकी 4 करने हैं ना वो भी 20 की वेटेज के ही होंगे। तो अगर हम देखें तो प्रायोरिटी किसको, इसमें से तो आना ही आना है श्योर कंपल्सरी क्वेश्चन, बाकी सब में से नॉर्मली कंपनीज एक्ट में से भी होता ही होता है कंपल्सरी क्वेश्चन। थर्ड एक्ट डाइसी होता है किसमें से डालेंगे, तो फिलहाल एमटीबी में उन्होंने तीसरा कंपल्सरी एक्ट लिया, पार्टनरशिप एक्ट। इज दैट क्लियर? आगे चलते हुए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जी। आशीष ट्रेडर डिलीवर्ड अ कैमरा टू मोहन ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस। ओके, सेल ऑन रिटर्न बेसिस है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन हो गया। मोहन ने डिलीवर किया कैमरा राज को ऑन द टर्म्स ऑफ सेल ऑन कैश ओनली फॉर रिटर्न। सेल ऑन रिटर्न बेसिस सेक्शन 24। कितनी बार किया ये सेक्शन? आफ्टरवर्ड राज ने डिलीवर कर दिया टू सेल ऑन रिटर्न बेसिस विदाउट पेइंग कैश टू मोहन। सी, आशीष ने डिलीवर किया मोहन को, मोहन ने आगे डिलीवर किया राज को, और दोनों में सेल ऑन रिटर्न ही चल रहा है, ठीक है। ए टू एम, एम टू आर। आर ने डिलीवर किया विकास को, सेम चल रहा है, विकास ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस विदाउट पेइंग कैश टू मोहन, ठीक है। तो हमारी सीरीज क्या चली, ए टू एम, एम टू आर, आर टू वी, ठीक है। ये 4 लोग हमारे सामने आ गए। आगे द कैमरा विच वॉज इन पोजेशन ऑफ विकास, मतलब हम यहां पे हैं, वो लॉस्ट हो गया, विकास के पास लॉस्ट बाय थेफ्ट हो गया, दो ही एक्सरसाइज ड्यू केयर फॉर इट्स सेफ्टी। रेफरिंग एनालाइज करो सिचुएशन को और बताओ, एडवाइस, क्या मोहन, राज, विकास जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे कैमरा की प्राइस पे करने के लिए? अब सेल ऑन रिटर्न बेसिस के क्वेश्चन आंसर याद करो, सेक्शन 24 को अंकों के आगे लेके आओ। सेल ऑन रिटर्न बेसिस में एक्सेप्टेंस कब मानी जाती है, जब आप एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कर दो, याद है? या आप कुछ ऐसा करते हो जो इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस शो होता है। अगर तेरे को कमोडिटी एक्सेप्टेड नहीं थी तो एम तूने आगे आर को क्यू दी, और अगर आर को एक्सेप्टेड नहीं थी तो तूने आगे वी को क्यू दी, ठीक है। तो जहां तक तो एम का सवाल है, इसकी तरफ से सेल हो चुकी है, जहां तक इसका सवाल है इसकी तरफ से भी सेल हो चुकी है। अब आर ने वी को दिया हुआ है सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे, ध्यान देना है। आर ने, हम इन दोनों के बीच में है, इसने इसको दिया वी को सेल ऑन रिटर्न बेसिस में, लेकिन वी ने अभी अपनी अप्रूवल नहीं दी थी। जो वी है, वी की अप्रूवल अभी पेंडिंग है, दिमाग लगाओ। अगर वी की अप्रूवल पेंडिंग है तो उसकी नजर में ओनर अभी भी कौन है, आर, और चोरी हो गई गाड़ी और जो भी चीज थी कैमरा,
अब दिमाग लगाओ और क्लियर वर्ड्स में दिया है कि उसने रीजनेबल केयर करी थी। मतलब जब आपके पास सेल ऑन रिटर्न बेसिस आता है तो आप कौन बनते हो? बेली बनते हो। और बेली का कर्तव्य क्या होता है? टू टेक द रीजनेबल केयर। उसने सब कुछ किया है। सिंस ही वाज नॉट द ओनर देयरफॉर ही इज नॉट लायबल। ही इज नॉट लायबल। तो लायबिलिटी किसके ऊपर जाएगी फिर? बाकी सब लायबिलिटी बेयर करेंगे लेकिन वी लायबिलिटी को बेयर। लेट्स सी व्हाट सॉल्यूशन सेज। सी 24 आ गया, सेक्शन 24 लिया उन्होंने। सेक्शन 24 में अप्रूवल बेसिस का सारा प्रोविजन बताई उन्होंने। He does something to good which is equivalent to accepting the goods। और जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, प्लेज कर देता है या सेल कर देता है। वो कहते हैं इन प्रोविजंस को रेफर करते हुए हमने सिचुएशन एनालाइज करी। हमने देखा Mohan who had taken the delivery of camera on sale on return basis and delivers the same to Raj on for cash only or return has attached the third condition that he has done something which is equivalent to accepting the goods। Therefore, the property therein passes to क्या था? A to M, M to R, R to V। तो M को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। अब उसके बाद विकास को डिलीवर किया, मोहन को कैश पे किया, सब कुछ हो गया। अब ध्यान देने वाली बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये देखो क्वेश्चन पे एक चीज ध्यान देना, आशीष ने मोहन को दिया, जब मोहन ने राज को डिलीवर किया था देखना क्या लिखा हुआ है? राज ने जब विकास को दिया उसने क्या बोला था? लेकिन यहां पे अभी कैश पे दिख रहा है। ठीक है, देखो आगे सॉल्यूशन। राज ने विकास को डिलीवर किया है लेकिन राज ने वहां पे कैश पे, since Raj did not pay cash and had not exercised the option to purchase, ownership of the camera did not pass to Raj। समझ आया क्या बोल रहे हैं? कहते वहां पे कंडीशन रखी हुई थी कि तेरे मेरे बीच में ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब तू मुझे, और वहां पे कैश इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए वो कहते हैं राज इज नॉट लायबल टू पे द प्राइस ऑफ द कैमरा ईदर, क्योंकि अभी सेल इसकी नजर में कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन इसने किसी को डिलीवर किया आगे। ठीक है, देखते हैं। विकास ने तो गुड्स एक्सेप्ट ही नहीं किए, लास्ट बंदा है ना ये, इसने तो ऑब्जेक्शन रेज, इससे तो चोरी हो गया। डिड नॉट एक्सेप्ट द गुड्स का मतलब होता है सेल ऑन रिटर्न अभी इसके साथ कंप्लीट नहीं हुआ था, कैमरा लॉस्ट हो गया। विकास लायबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ओनरशिप उसको पास। वो कहते हैं इसका मतलब मोहन इज सोली लायबल टू पे फॉर द प्राइस ऑफ कैमरा टू आशीष as he accepted the camera on sale on return basis and did not return it within a reasonable time। अगर वहां पे वो कैश वाली लाइन ना लिखी होती फिर हम क्या लिखते? मोहन भी लायबल है, राज भी लायबल है। चलो विकास ने तो ऑब्जेक्शन रेज कर दी, विकास लायबल नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ट्विस्ट लिया हुआ था, एक जने के साथ कैश की कंडीशन रखे, एक जने के साथ नॉन कैश की कंडीशन रखे। अब जब उसको देखें तो वहां से पता लगता है कि आशीष से मोहन को तो सेल हुई है, लेकिन मोहन के साथ जो टर्म एंड कंडीशन रखी गई थी वो राज के साथ फुलफिल नहीं हुई है। तो सेल ऑन रिटर्न फ्रॉम मोहन टू राज नहीं हुआ। दैट इज द रीजन कि सोलली कैमरा की चोरी के लिए ओनर लायबल होता है, और ओनर कौन हो गया? मोहन। तो मोहन को लायबिलिटी यहां पे बेयर करनी पड़ेगी। क्यों? ओनर लायबल होता है ना, विकास अपने रिस्पेक्टिव ओनर को लायबल करता है, तो विकास का रिस्पेक्टिव ओनर होता है राज, राज लायबल करता है उसको, पर वो कर नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी सेल कर चुका था। इसका मतलब तुमने जब सेल कर लिया विद नोइंग द डिफेक्ट, तो फिर इसका मतलब वो डिफेक्ट तुम्हारे लिए डिफेक्ट ही नहीं था। ठीक है, इसका मतलब ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उन्होंने किसमें से डाला है? कितने मार्क्स का डाला है?
4 मार्क्स का। ऐसे मैंने अलग लिखा है क्योंकि मैं एक्ट के नीचे एक्ट ही लेके आऊंगी। आगे चलते हुए फिर वो कह रहे हैं जी आकाश है, नेक्स्ट सेकंड के ए के सेकंड पे हम सेकंड के ए का सेकंड, और तुम लिख कैसे रहे हो इसको, कैसे लिखोगे? हाँ, तुम्हारे को पूरा सिलेबस खत्म होगा, तुम्हारे को जिंदगी में समझ नहीं आनी। हम ऐसे चलते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन 2 के ए का सेकंड, ये बीच में लिख दिया है, और यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चन 2 के ए का सेकंड। ये मार्जिन क्वेश्चंस के लिए नहीं होता, ये मार्जिन तुम्हारे पॉइंट्स के लिए। पूरा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखना है। तुम्हारे में से बहुत जनों को गंदी बीमारी है, ऊपर एक बार क्वेश्चन 2 लिख दोगे, नीचे ए का सेकंड, ए का, जो मेरे को ना बोलना बाद में नंबर नहीं आया तो आपने आंसर मिडिल ऑफ द पेज में लिखना है, क्वेश्चन नंबर फुल फ्लेज, और पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कॉलम में, और फर्स्ट कॉलम में क्वेश्चन नंबर के अलावा कुछ नहीं आएगा। दिख रहा है? आगे चलते हुए आकाश, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा हुआ है? मैंने अभी क्या बोला? क्वेश्चन 2 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, कैसे समझाऊं? और दिखाना जरा इसका पेपर मेरे को। कहाँ लिखा है क्वेश्चन 1 का ए? कहाँ लिखा है क्वेश्चन 1 आंसर 1 का बी? कहाँ लिखा है? तूने ए बी सी लिखा है। अब भी बोल के हटी हूं मैं, अब भी बोल के हटी हूं, कईयों को बीमारी है, और वही बीमारी तुमने साबित कर दी तुम्हें थी। What you are doing is क्वेश्चन 1 का ए, उसके बाद जब अगला किया बी, उसके बाद क्या सी। मैं अभी तो बोल के हटी हूं क्या लिखना है, 1 का बी, 1 का सी, अब भी बोल के हटी हूं। ए बी सी कैन बी पॉइंट्स आल्सो, समझ आया? तो एग्जामिनर को प्लीज परेशान मत करना। आकाश है जी जयपुर का, 100 स्मार्ट टीवी बेच रहा है 50,000 रुपए पर सेट टू बारून ऑफ दिल्ली। आकाश 100 टीवी 50,000 पर सेट किसको बेचा? बारून को, बारून को। उसके लिए उसने टीवी से डिलीवर किसको किए? चिराग को, जो कि एक ट्रांसपोर्टर है। अच्छा नहीं बोला ना सेलर का है, तो हम इसको क्या लेके चलेंगे? मिडलमैन। बारून ने आगे वो 100 टीवी सेट भेज दिए सार्थक को, उसने 50 के खरीदे, 60 के बेचे, 10,000 का प्रॉफिट पर सेट पे। On reaching the goods at the destination, Barun demanded the delivery, but Chirag wrongfully refused to deliver the goods to Barun. वो खरीद चुका है, इसका मतलब है कैरियर wrongfully refuses to deliver the goods to buyer. Carrier wrongfully refuses to deliver goods to buyer. सेक्शन है इसका। That is why he failed to deliver TV sets to सार्थक, क्योंकि चिराग ने रिफ्यूज किया। व्हाट आई एम मार्किंग इन येलो, क्योंकि चिराग ने रिफ्यूज किया डिलीवर करने से बारून को। बारून ने आगे किसको डिलीवर करना था? सार्थक को, इसलिए डिलीवरी फेल किसके साथ कर गई? सार्थक के साथ। और सार्थक को क्या सफर हुआ? ह्यूज लॉस।
कहते हैं आकाश को ये सारी कहानी पता लगी। He directed Chirag to stop delivery to Barun. He directed Chirag to stop the delivery to Barun and re-deliver the goods to him at Jaipur. उसने उसको बोला भाई इतने स्यापे पड़ गए हैं, तू उसको डिलीवरी ना करी, तू मेरे पास अरे वो तो ऑलरेडी पहले ही डिलीवर कर रहा। He is already wrongfully refusing to deliver the goods to Barun. Answer the following questions. Whether Akash has the right to stop the goods in transit, पहला question. Whether Barun can claim loss suffered due to non-delivery from Akash. तो जब उन्होंने पहला क्वेश्चन डाला है गुड्स इन ट्रांजिट का, तो ये सेल्स ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट का क्वेश्चन बन जाता है, और दूसरा रॉन्गफुली का क्वेश्चन बनता है। मुझे बताओ सेक्शन। मेरे को पहले स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट का सेक्शन बताओ। मोटा मोटा सेक्शन बोलो स्टॉपेज इन ट्रांजिट का। 50 क्या बोलता है? राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट। ठीक है, आसपास ही पहुंच गए हो। देखो आंसर 50, 51, 52 सारे स्टॉपेज इन ट्रांजिट के हैं, आसपास पहुंच चुके थे। सी उन्होंने क्या बोला हुआ है? उन्होंने बोला 51 कहता है अगर कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूज कर देता है टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, तो जो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है वो ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाता है और ट्रांजिट कम्स टू एन एंड पहले ही हो जाती है। ठीक है, आगे ऑन अदर हैंड आप देखोगे इतना बड़ा क्वेश्चन का इतना आंसर, देखो तो सही क्वेश्चन कितने नंबर का? 3 नंबर का। टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने देखा था जो 7 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो कितनी डिटेल में किए हुए थे। On the other hand, section 57 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का कहता है अगर बायर सफर करता है लॉस ड्यू टू नॉन डिलीवरी, वो सेलर को नॉन डिलीवरी के लिए इश्यू कर सकता है। इन द इंस्टेंट केस ट्रांजिट तो एंड हो गया भाई, क्योंकि रॉन्गफुली चिराग ने सामान पहले ही बारून को डिलीवर करने से मना कर दिया था, लेकिन उसकी वजह से उसको नुकसान भी हुआ है। आकाश राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं कर सकता, लेकिन बारून को जो लॉस हुआ है नॉन डिलीवरी का वो आकाश से रिकवर कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे बारून की गलती नहीं थी, कैरियर की गलती थी कि उसने रॉन्गफुली डिलीवर करने से क्या कर दिया था? रिफ्यूज। इज दैट क्लियर? चलते हैं आगे। तो यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का एक और क्वेश्चन है, कितने नंबर का है? 3 नंबर। मतलब यहां से देखो मुझे ये भी पता समझ आ रही है कि एक क्वेश्चन को कंप्लीट वो कितने नंबर का डाल रहे हैं, 7 या 6। ये फर्स्ट था, ये मान लो सेकंड डाल दिया उन्होंने। ठीक है, आगे चलते हुए बी पार्ट देखते हैं, जिस अगेन 7 मार्क्स का क्वेश्चन। राम को कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, जहां पे वो चाहता है मैं अकेला मेंबर बनूं, यानी कि ओपीसी 2 क्लॉज 62। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट वो कह रहे हैं बताओ कौन सी देख लो क्वेश्चन क्या है। व्हाट टाइप ऑफ कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, इसका आंसर है ओपीसी। व्हाट आर द क्या मारिए, मतलब सब कुछ डालना है इसमें। 2 क्लॉज 62 पहले ओपीसी आ गया, उसके बाद ओपीसी इज द मींस द कंपनी व्हिच हैज ओनली 1 मेंबर। उसके बाद सेक्शन 3 के हिसाब से नंबर ऑफ मेंबर्स आते थे, याद है? तो यहाँ पे 2 क्लॉज 62 आ गया, फिर सेक्शन 3 बताता था मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। तो सेक्शन 3 के हिसाब से हम बताएंगे ओपीसी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होता है 1, डायरेक्टर कितना होता है 1। बाद में बताएंगे क्वालिफिकेशन टू बिकम नॉमिनी इन ओपीसी, ऐसे हेडिंग डालने हैं। क्वालिफिकेशन टू बिकम मेंबर इन ओपीसी क्या? सिटीजन, पहले तो वो इंडिविजुअल होना चाहिए, फिर वो सिटीजन होना चाहिए, वो रेजिडेंट है कि नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, बट उसका प्रीवियस ईयर में स्टे 120 डेज का एटलीस्ट होना चाहिए। आपने वहां पे लिखना है ये क्वालिफिकेशन नॉमिनी के लिए भी है और ये क्वालिफिकेशन ओपीसी के मेंबर के लिए भी है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बंदा एक से ज्यादा ओपीसी में मेंबर नहीं बन सकता। अगला पॉइंट बनाओगे, एक बंदा एक से ज्यादा ओपीसी में नॉमिनी नहीं बन सकता, एक बंदा एक में ओपीसी और एक में नॉमिनी बन सकता है। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट्स है?
अगर एक ही अगर वो सेल्फ चेंज चाहता है, क्विट करना चाहता है नॉमिनी, तो कर सकता है। अगर मेंबर चेंज उसको सेल्फ करता है तो भी कर सकता है। लेकिन आपको जो ओपीसी में मेंबर जो नॉमिनी की वैकेंसी खाली हुई है उसको फिल करना पड़ता है 180 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद ओपीसी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, ओपीसी प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। याद है इस पॉइंट से? जल्दी से मैं निकालती हूँ। यहाँ पे आ गया आपका 2 क्लॉज 62, ये देखो, और साथ में सेक्शन 3 भी दिया हुआ है। जल्दी से एक बार गो थ्रू कर दो, फिर हम आगे चलेंगे। अगर आता भी है तो भी एक बार रीड करो, अच्छा ही होता है रीड करना। जल्दी से प्लीज। चल दो। पेनाल्टी ली हुई है। चल दूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपने पास कितने नंबर का क्वेश्चन था? ओपीसी 7 मार्क्स। आगे चलते हुए मूविंग ऑन टू द सी क्वेश्चन। क्या आ गया? एलएलपी एक्ट। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एलएलपी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड। फ्री के नंबर है, 5 पेज में चैप्टर खत्म होता है। अंडर व्हाट, और ट्रस्ट मी 90% बच्चे एलएलपी छोड़ जाते हैं कि क्या करना है इसको, यार फ्री के नंबर है क्यों छोड़ना। एलएलपी वाले क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करके आना। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एलएलपी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स नेम। सेक्शन 17। Also explain the compliance requirement following the change of name and the consequences in case of any default। 15, 16, 17 सारा आना है, 15 भी आना है, 16 भी आना है, 17 भी आना है, क्योंकि नेम के यही सेक्शंस है। इसमें याद करो, उन्होंने बोला था कंपल्सरी चेंज कब होता है? आइडेंटिकल हो, क्लोजली रिजेंबलिंग हो, और undesirable considering in the eyes of the government। आओ इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको डायरेक्टली रीड करते हैं। चेंज ऑफ नेम हमारे सामने आ गया 17। जैसे 15, 16 नॉट विद स्टैंडिंग 17 में क्या लिखा है? नॉट विद स्टैंडिंग 17 में क्या लिखा है? मतलब 17 बिगिनिंग सेक्शन है। वो कह रहे हैं 15, 16 में अगर थ्रू इनएडवर्टेंस और अदरवाइज एलएलपी ने जब फर्स्ट रजिस्टर करवाया एज अ न्यू बॉडी कॉर्पोरेट, या पुराना नाम को रजिस्टर कराया और तुम्हारा नाम आइडेंटिकल या क्लोजली रिजेंबलिंग निकला है, किसको? याद करो, एनी अदर एलएलपी कंपनी। क्या यहाँ पे नहीं आता था? पार्टनरशिप। या वो मेल खाता है किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के, प्रोप्राइटरी ट्रेडमार्क के साथ। तो जहां तक तो इसकी ए और बी की सवाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको नाम बदलने के लिए बोलेगी और आपको नाम बदलना पड़ेगा विद इन द स्पैन ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, आगे सेम क्वेश्चन कंटिन्यूड है। नया नाम आ गया, उसके 15 दिन के अंदर अंदर जब आपने चेंज किया, आपको नोटिस किसको देना है? आरओसी को। आरओसी को जब आपने चेंज का बताना है, साथ में आपको सबमिट क्या करवाना है? ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आरओसी आपको विद इन द स्पैन ऑफ 30 डेज आपको क्या इशू कर देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
आगे। और अगर एलएलपी ने कोई भी डिफॉल्ट किया तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नवा नाम प्रिस्क्राइब कर देगी, आरओसी को बता देगी और आरओसी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बताए हुए नए नाम को इस्टेब्लिश कर लेगा। लेकिन अगर आपको नाम पसंद नहीं है, फ्यूचर में अगर आप नेम चेंज करना चाहते हो तो सब्सिक्वेंटली सेक्शन 16 में आप उस नाम को चेंज दोबारा करवा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार नाम को रख दिया आप उस नाम को चेंज नहीं करवा सकते। आपको उस नाम को चेंज करवाने की पूरी पावर आपके पास अवेलेबल है। इज दैट क्लियर? बेटे 3 पॉइंट्स आ गए और पूरे पूरे डिटेल में आ गए, और क्या चाहिए? हाँ, आगे चलते हैं जी। कितना था एलएलपी का, कितने नंबर में है? 6 नंबर, 6 मार्क्स। आगे चलते हैं जी। व्हाट डू यू मीन बाय, आगे सबको आता होगा, टीए ये स्मॉल कंपनी, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन और मैंने लिखवाया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रीब्यूशन कितना? 25 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ की लिमिटेड टर्नओवर कितना? पहले तो 1 मिनट, कितना बाद में, पहले टर्नओवर कहां से निकालना है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। कब का? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। डज नॉट एक्सीड कितना? 40 लाख रुपए से लेके 50 करोड़ रुपीस तक। ध्यान दो, एंड है, एंड ये यहाँ पे करने वाले हो तुम गलती। कंट्रीब्यूशन में और टर्नओवर के बीच में एंड है, इसके बाद यहाँ पे और है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट कोई रिक्वायरमेंट फ्यूचर में प्रिस्क्राइब करेगी तो उसके थ्रू भी आपको स्मॉल कंपनी डिक्लेयर किया जा सकता है, बट फिलहाल एज सच कोई प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? क्यों पंगे लेने तेरे को फिर? कितने मार्क्स का था ये? मैं वो उसके साथ ही। अच्छा ठीक है। ये और की बात है, इसका मतलब क्या है? प्रिस्क्राइब्ड में जो टर्नओवर एंड कंट्रीब्यूशन दोनों है, या ये कर लो या सरकार ने जो ये लिए इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। तो ये लो 4 3 7 7 14 6, फिर से कितने का? तो राउंड, तुम्हें इससे ये पता लग रहा है क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 7 के, एक क्वेश्चन 6 का, लेकिन 7 की सेग्रीगेशन वो 2 3 4 कर दें, 3 सब पार्ट्स बना दे, पता नहीं। ठीक है, तो अभी तक 14 मार्क्स का पेपर कंपनीज एक्ट में से है, बाकी सब में से भी 6-7 नंबर का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है जी। क्या कह रहा है 3rd क्वेश्चन? रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सॉरी, आपने आंसर करना है। राम एंड श्याम पार्टनर है, 4-3 नंबर है। राम एंड श्याम पार्टनर है फर्म में, आरएस एंड कंपनी फर्म। गौरव रिनाउंड बिजनेसमैन इन देयर कॉमन फ्रेंड। ठीक है जी, राम श्याम पार्टनर्स हैं। राम एक पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया गौरव, जो कि उनका फ्रेंड था, टू साहिल अ सप्लायर ऑफ द फर्म एज हिज न्यूली ज्वाइंड। ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? मतलब जबकि वो पार्टनर, तो मतलब ये लग गया प्रिटेंडेड पार्टनर। और अगर याद हो प्रिटेंडेड पार्टनर को हम बोलते थे पार्टनर बाय, एक और नाम था पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या पार्टनर बाय एस्टॉपल। ठीक है जी, आगे चलते हुए, गौरव नोइंग दैट ही इज नॉट अ पार्टनर, याद करो, एक ने दर्शाया तो दूसरा क्या रहा? चुप रहा, तभी तो ये लॉजिक लगता है। दिस इंफॉर्मेशन बीइंग पार्टनर वाज शेयर्ड बाय साहिल विद अनदर बिजनेसमैन माधव। नेक्स्ट डे साहिल सप्लाई किया क्रेडिट पे रॉ मटेरियल, 5 लाख का शॉर्ट पीरियड के लिए लैंडिंग हो गई और ड्यू डेट फर्म फेल टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी। एडवाइस करो गौरव को whether he is liable to Sahil and Madhav for the aforesaid liability. Obviously, जब तुम प्रिटेंडेड पार्टनर बनते हो तो तुम्हारे ऊपर सेम लायबिलिटी लग जाती है जो नॉर्मल पार्टनरशिप के ऊपर एप्लीकेबल होती है। देखो आ गया सेक्शन नंबर 28, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है पार्टनरशिप का, ये लिखवाया भी हुआ बुक में। सी
पढ़ना शुरू करो एक बार। और सबके बीच में क्या है? और। बोल के किया, लिख के किया, दर्शा के किया, और दूसरे ने नोइंगली उसको परमिट होने दिया, तो वो क्या हो जाएगा? लायबल था नहीं पार्टनर, बट लायबल हो जाएगा एज अ पार्टनर इन दैट फर्म टू एनीवन जिसने उस फेथ पे फर्म में पैसा लगा दिया है। वो कहते हैं इंस्टेंट केस में जब वो गौरव को प्रेजेंट कर रहा था तो गौरव चुप रहा, तो गौरव ने भी तो अलाउ किया ना कि मुझे रिप्रेजेंट कर लो, करा ना, तो इसीलिए गौरव हेल्ड लायबल टू साहिल कंसिडर किया जाएगा। समझ आया? हाउएवर, ये देखो यहां से आंसर चेंज होएगा। क्यों? उन्होंने वहां पे लिखा था इंफॉर्मेशन उसके साथ माधव के साथ शेयर हुई है। ये देखो कहां पे लिखा था, ये देखो ध्यान दो बोर्ड पे। सी दिस इंफॉर्मेशन अबाउट गौरव, कौन सी इंफॉर्मेशन गौरव की कि वो पार्टनर नहीं है, was shared by साहिल with another businessman called, तो जिसको तो पता है कि वो होल्डिंग आउट प्रिटेंडेड पार्टनर है, या तो गुड फेथ का क्या लॉजिक होता है, उसको पता नहीं होना चाहिए कि वो फलाना बंदा पार्टनर है। इसलिए उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात देखो वहां पे आंसर में मेंशन की हुई है कि गौरव माधव को लायबल नहीं होगा, क्योंकि माधव को इस पूरी प्रक्रिया के बारे में पता था। सी ये हिडन पॉइंट्स हैं जो सारे बच्चों को दिखते नहीं है, फिर वो नंबर काट लेते हैं। हेंस गौरव लायबल है साहिल को, लायबल नहीं है किसको? माधव को, फॉर द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। ठीक है जी, कितने नंबर का क्वेश्चन है? तो पार्टनरशिप से आया ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन। एक और फिलहाल अभी तक नेगो में से क्वेश्चन नहीं है। ये सेल्स का कॉलम है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये कंपनी एक्ट का, ये पार्टनरशिप का और ये एलएलपी का। ठीक है, आगे चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। On admission as a new partner, Ashwin agreed to be liable for the existing debts. याद करो, normally newly admitted partner from the date of admission and onwards के लिए liable होता है, पुराने existing debts के लिए normally liable नहीं होता। ठीक है, लेकिन उसने क्या लिखा है यहाँ पे? उसने खुद एग्री किया है कि मैं, मतलब ये उस नॉर्मल रूल की क्या है? एक्सेप्शन। आगे, और इस एग्रीमेंट को साइन किसने किया है? ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग अश्विन। एग्जामिन वेदर क्या अश्विन को, ध्यान देना है, एग्जामिन वेदर अश्विन विल बी लायबल इन अ सूट फाइल, ध्यान दो क्वेश्चन, ध्यान दो, सूट फाइल्ड बाय द क्रेडिटर अगेंस्ट द फर्म। लिसन, जब केस होता है 2 चीजें देखनी होती है, फर्म रजिस्टर्ड है, जिस पे केस हो रहा है उनके नाम रजिस्टर्ड है। अब यहाँ पे वो तो मान लिया है कि मैं एग्जिस्टिंग डेट्स पे करूंगा, याद करो, और जिसका नाम नहीं होता उसको तो लायबल, यहाँ पे अश्विन का नाम उसमें नहीं है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप किसी भी नए बंदे को पुराने लायबिलिटीज के लिए इंक्लूड करते हो तो ये चीज की कंसेंट किससे लेनी होती है? क्रेडिटर से। ली नहीं है। समझ आया? 2 पॉइंट्स हैं इसमें, देखते क्या दिया आंसर उन्होंने। सी राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ क्या आ गया? न्यू पार्टनर। देखो उन्होंने लिखा हुआ है न्यू पार्टनर जो ज्वाइन होता है तो एग्री टू अज्यूम करता है कि मैं एग्री कर सकता है कि मैं एग्जिस्टिंग डेट्स के लिए पे करूंगा। ये देखो एंड क्रेडिटर में एग्री टू एक्सेप्ट द न्यू फर्म एज देयर डेटर एंड डिस्चार्ज द ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ पे कह रहे हैं क्रेडिटर, देखो क्लियरली मेंशन है क्रेडिटर की कंसेंट यहाँ पे क्या होती है? नेसेसरी। वो कहते हैं नॉर्मली यहाँ पे जो लॉजिकल टर्म है वो क्या लग रही है? नोवेशन। नोवेशन क्यों लगा भाई?
पहले ए बी क्रेडिटर को पे करना था, अब ए बी सी ने क्रेडिटर, कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स द सेम, पार्टी चेंजेस, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कहते हैं जी सिर्फ मियर एग्रीमेंट जो पार्टनर्स में होता है वो नोवेशन नहीं हो सकता। याद करो नोवेशन में म्यूचुअल कंसेंट चाहिए होती है। तो जो पार्टनर में हुआ है वो लायबल होगा एग्जिस्टिंग डेट के लिए पार्टनर्स की नजर में, विल नॉट इप्सो फैक्टो, अपने आप से क्रेडिटर को तुम राइट नहीं दे पाओगे कि वो लायबल उस पार्टनर को कर पाए। तो यहाँ पे एशविन लायबल नहीं होगा सूट जो क्रेडिटर ने फाइल किया है, सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर ही क्रेडिटर को लायबल होंगे। सी क्रेडिटर उसको स्यू नहीं कर सकता, आपस में पार्टनर्स उसको स्यू कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? कुछ पूछना है? तो ये था पार्टनरशिप का कितने नंबर का, एक और 3 नंबर का, तो वही हो गया 7 मार्क्स का। ये सी मुझे इतना तो पता लग रहा है ना कि जो 7 वो क्रिएट या 6 क्रिएट कर रहे हैं वो सिंगल एक्ट में से ही कर रहे हैं। देखो सेग्रीगेशन यहाँ पे भी 4-3 की करी थी, सेग्रीगेशन यहाँ पे भी 4-3 की करी है, बट दोनों क्वेश्चन किसके उठाए हैं? पार्टनरशिप के। आगे चलते हैं बी क्वेश्चन पे। लोन लिया 5 करोड़ का एमएन लिमिटेड ने, लेकिन इनके मेमोरेंडम ने रिस्ट्रिक्शन की हुई है 1 करोड़ रुपीस की, मतलब अल्ट्रा वायर्स। द बैंक रिलीज द लोन अमाउंट इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। बैंक बड़ा चालाक था, एक 1 करोड़ की, एक 4 करोड़ की। ठीक है, 1 करोड़ तक अलाउड था। ओके। On the due date for repayment of the loan, the company refused to accept the liability of 5 करोड़ on the ground कि ये तो जी अल्ट्रा वायर्स है। Obviously जब कंपनी अपना डंका बजाएगी तो कंपनी किस पे डंका बजाएगी? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आता होता नहीं तुम्हारे को? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस याद करो, ये किसका वकील होता था? कंपनी का। और इसके ऑपोजिशन में कौन खड़ा होता था? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो किसका वकील होता था? आउटसाइडर्स का। The company books of accounts show that the company has utilized the loan amount of 3 crore कंपनी ऑलरेडी 3 करोड़ रीपेमेंट ऑफ लॉफुल डेट्स के लिए कर चुकी है। याद करो तुमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, तुमने कहीं ना कहीं ये बात पढ़ी है कि अगर कंपनी उसको लॉफुल डेट्स के लिए यूज कर लेती है तो क्या लॉजिक होता है? फिर वो वापस नहीं मांग सकते, बिकॉज वापस हमें करना होता है सेम स्पीशी में। जब नोट ऑलरेडी खर्चे जा चुके हैं तो वो सेम स्पीशी में वापस नहीं हो सकते। द यूटिलाइजेशन ऑफ द 2 करोड़ कैन नॉट बी ट्रेस्ड। 2 करोड़ का पता नहीं लग रहा इन्होंने कहां खर्च दिया। रेफरिंग बताओ जी वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन ऑफ द रीपेमेंट, बताओ बैंक तुमसे कितना रिकवर कर सकता है। देखते हैं इसका आंसर क्या कहते हैं जी। देखो पहले तुमने डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स को एक्सप्लेन किया, बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी। कोई भी चीज जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बियॉन्ड है, चाहे एग्रीमेंट में लिखी है चाहे स्टैट्यूट के बियॉन्ड है, हम सब उसको अल्ट्रा वायर्स बोलेंगे। और अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है कंपनी की पावर्स के बियॉन्ड है, बट हो सकता है जो चीज डायरेक्टर्स की पावर के बियॉन्ड होती है वो जरूरी नहीं है कि वॉइड हो, लेकिन जो अल्ट्रा वायर है वो वॉइड भी है, नल एंड वॉइड भी है, इनऑपरेटिव है, और उसकी वजह से कंपनी कभी भी बाइंड ना हो सकती है ना कर सकती। ठीक है, सी ऐसा क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मेमोरेंडम क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट इज ओपन टू पब्लिक फॉर इंस्पेक्शन। यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन सेक्शन 399 देना चाहिए था। इसलिए जो भी कंपनी के साथ डील कर रहा है हम मान के चलते हैं कि उसको कंपनी के बारे में सब कुछ पता है। वो कहते हैं कि यहाँ पे क्लियरली कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ था कि 1 करोड़ तक ही आपको लोन अलाउड है, बाकी अल्ट्रा वायर्स है। तो जो कंपनी का डिसीजन है कि वो 4 करोड़ डिनाई कर रहे हैं वो एक वैलिड डिसीजन है। अल्ट्रा वायर के लिए वो ना स्यू कर सकते ना स्यू हो सकते हैं आगे। लेकिन अगर आपने लॉफुल डेट्स के लिए बिजनेस को अप्लाई कर दिया तो फिर जो लेंडर होता है इट स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द डेटर पेड ऑफ एंड कॉन्सिक्वेंटली ही वुड बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द लोन टू द व्हाटएवर द वैल्यू टू द एक्सटेंड फ्रॉम द कंपनी, क्योंकि सेम स्पीशी में नोट्स वापस नहीं मिलने। या तो उल्टा लिखा हुआ, तुम सुनी जा रही हो मैं बोली जा रही हूं, लेकिन उल्टा लिखा हुआ। नॉर्मली अल्ट्रा वायर अमाउंट रिकवर
लेकिन अल्ट्रा वायर को अगर कंपनी के लॉफुल डेट्स पे करने में यूटिलाइज किया जा ही चुका है तो फिर हम उसको इनवैलिड डिक्लेयर, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में फिर वो अपने लोन को कंपनी से रिकवर कर सकता है आगे। देयरफॉर एमएन लिमिटेड 3 करोड़ की रीपेमेंट को डिनाई नहीं कर सकती क्योंकि उस 3 करोड़ को उन्होंने लॉफुल पर्पसेस के लिए यूज किया है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो ट्रांजैक्शन क्या थी, अल्ट्रा वायर्स। अल्टीमेटली कंपनी हैज नो रेमेडी अवेलेबल टू रिकवर द बैलेंस अमाउंट ऑफ लोन ऑफ 1 करोड़ एज पेंडिंग देयरऑफ इज नॉट ट्रेसेबल। समझो टोटल 5 करोड़ था, 1 करोड़ अलाउड था, ठीक है, कहां खर्चा डजंट मैटर, अलाउड है, इट डजंट मैटर, ठीक है। ये इंट्रा था तो ये वैलिड है, समझ आया। उसके बाद उन्होंने 3 करोड़ स्पेंड किया है लॉफुल पर्पस के लिए, ये अल्ट्रा वायर्स है, लेकिन क्योंकि रीजन फॉल करता है अंडर एक्सेप्शन, इसीलिए मैं इसको इक्वल टू वैलिड नहीं बोल सकती क्योंकि कोई भी चीज वॉइड कभी भी वैलिड नहीं होती। वैलिड नहीं है लेकिन येट रिकवरेबल है। अब रिमेनिंग रह गया 1 करोड़ का। ये 1 करोड़ अब क्योंकि 1 लाख ऑलरेडी इंट्रा में हो सकता है, ये क्या है अल्ट्रा वायर, ये क्या है वॉइड, और ये क्या हो गया नॉट रिकवरेबल क्योंकि इसका कोई भी रीजन स्टेटेड नहीं है। तो ये आ गई सेग्रीगेशन, ये आ गया इसका आंसर। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? कितने नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का क्वेश्चन है? ये लो जी 18 नंबर गया कंपनीज एक्ट। आगे चलते हुए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, फिर से कंपनीज एक्ट, इन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 15 मई 2024 को। कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है अर्नव को, सोहेल को एंड सुमन को, क्योंकि ये कौन थे सब्सक्राइबर्स टू एमओए ऑफ द कंपनी। ध्यान देना है उन्होंने कॉमन सील फिक्स नहीं करी। कॉमन सील फिक्स करना कंपलसरी कब आई थी अमेंडमेंट? 15 की 16, मुझे नहीं पता। वेरी बैड ऑन योर पार्ट। कोई बात नहीं, पेपर 2 साल बाद ही है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। कौन से ईयर की अमेंडमेंट है? एंड अंडर द सिग्नेचर ऑफ, ध्यान देना है, जिसको इशू किया है अर्नव सोहेल वो सब्सक्राइबर्स हैं एंड द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, इन्होंने साइन कर दिया। याद करो कॉमन सील कंपलसरी, अगर साइन करते हो तो स्टैंप लगाओ। साइन किसके होने चाहिए? 2 डायरेक्टर्स के। अगर कंपनी में सीएस है तो 1 सीएस, अगर नहीं है तो दोनों डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है जी, साइन 2 डायरेक्टर के हुए हैं लेकिन स्टैंप नहीं लगी है। ध्यान दो, हैज येट टू अपॉइंट अ सीएस, मतलब सीएस भी नहीं है। सुमन जो कि एक डायरेक्टर है, उसने ऑब्जेक्शन रेज करी सर्टिफिकेट के वैलिडिटी पे। अर्नव और सोहेल ने क्लैरिफाई किया सिंस द कंपनी हैज ऑप्टेड नॉट टू हैव द कॉमन सील, इसलिए शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर 2 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर्स वैलिड होते हैं। वो कहते हैं तुम इस चीज को देखते हो और जो सुमन ने ऑब्जेक्शन रेज की हुई है, आप बताओ कि क्या आंसर होगा। और फिर सी सेकंड सिचुएशन, उन्होंने तुमसे ये भी पूछा है कि अगर कंपनी का सेक्रेटरी होता फिर तुम क्या करते? तो फिर एक डायरेक्टर और एक सीनियर। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, ठीक ही पढ़ाया जिसने भी पढ़ाया। ये लो जी, डॉक्यूमेंटेशन की ऑथेंटिकेशन ओनली कंपनी ऑप्ट्स कॉमन सील, लेकिन अगर नहीं है तो 2 डायरेक्टर्स, अगर सीएस है तो 1 डायरेक्टर 1 सीएस। इंस्टेंट केस में सुमन की ऑब्जेक्शन फालतू की है क्योंकि 2 डायरेक्टर्स ऑलरेडी साइन कर चुके हैं।
हाँ, सेकंड सिचुएशन में अगर CS है तो फिर एक डायरेक्टर एक CS होना चाहिए था, देन आंसर विल बी डिफरेंट। इज दैट क्लियर? कितने नंबर का क्वेश्चन है? 7 नंबर का फिर ये लो। अरे 20 मार्क्स का एक्स्ट्रा भी तो जाना है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तो है एक, पेपर तो 120 नंबर का आना है। तुम्हें ये दिख जाएगा चॉइस किसमें से डाल रहे हैं। एक्सप्लेन वेगरिंग फ्रैक्शन। पहले वेगरिंग पूछा, कर दिया एक्सप्लेन। 6 नंबर का है इसेंशियल्स देने, वेगरिंग प्लस इसेंशियल्स। अब उसके बाद ध्यान से देखो, डन है, 1 पार्ट डन है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? ऑल्सो एक्सप्लेन सम ट्रांजेक्शंस रिजेंबलिंग वेगरिंग बट व्हिच आर नॉट वॉइड। जो लगती है, वेगरिंग का पहला था व्हिच आर इक्विवेलेंट टू वेगरिंग, दूसरा था वेगरिंग लगती है बट वेगरिंग नहीं, जैसे कि चिट फंड, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन, हॉर्स का 500 से ऊपर, प्राइज मनी 1000 से नीचे। रिमेंबर दोस थिंग्स। आओ फटाफट से आंसर रीड करें इसका। स्टिल आता भी है तो भी एक बार रीड करने से कुछ नहीं जाएगा, कुछ आएगा ही। ये लो जी, रीड द आंसर। मैंने आपको इसेंशियल्स बोले थे, उन्होंने पैराग्राफ में घुसाए हुए, लेकिन इसेंशियल्स लिखे हुए, आप पैराग्राफ में नहीं घुसाओगे। हॉर्स वाला दिया नहीं है, हॉर्स वाला लेना है यहाँ पे। हॉर्स बैटिंग, जरूरत ही नहीं लेने की, ले भी लोगे तो कुछ गलत नहीं है। सॉर्टेड है, पढ़ लिया। कौन सा क्वेश्चन था ये? वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कितने नंबर का? क्वेश्चन 3 ही था ना। ये लो हो गया 20 कंप्लीट। तो यहाँ से 6 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, 7 कंपनीज का, 7 पार्टनरशिप का। ये आपका क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। 20 की टोटलिटी दे रहे हैं वो। आर जी extended a loan to Mr. XYZ Sureties. Sureties मतलब contract act. Each surety executed a bond with varying penalty amounts. X कहता है कि मैं 10,000 की पेनल्टी भुगतूंगा, Y को surety 20, Z कहता मैं 40 की भुगतूंगा। In the event of D's failure to repay the borrowed money, अगर कुछ भी डिफॉल्ट हुआ तो हम इस तरीके की पेनल्टी भुगतेंगे। Examine the liability of the sureties in accordance with the Indian Contract Act. Okay, 146 आ गया। 146 मेन आएगा कि इनकी लाइबिलिटी क्या होती है नॉर्मली, जॉइंट एंड सेवरल। लेकिन 147 कहता है कि अगर लिमिट रखी गई है तो फिर ये अपने लिमिट तक के लिए ही लायबल होते हैं। तो व्हेन मिस्टर डी डिफॉल्ट, कहते हैं मिस्टर डी ने डिफॉल्ट कर दिया जी 42,000 का, अब क्या करोगे? वो 10 ही भुगतेगा, वो 20 भुगतेगा, तो वो कितना भुगतेगा? 40। ऐसे करें, पहले 42 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, पहले 42 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो 42 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया? 14 की लायबिलिटी ईच पड़ती है, लेकिन एक्स पे कितना करेगा? तो एक्स का डिफॉल्ट कितने का आया? 4। वाई कितना पे करेगा? वाई 14 पूरा पे करेगा, 14 पूरा पे करेगा, इसकी तरफ से कोई भी लॉस नहीं है। और जेड कितना पे करेगा? 40। हो गया पूरा। जो 4 रह गया वो कौन? वो इक्वली डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा। देखो 146, 147 आ गया जी। 146 2 और मोर को श्योरिटीज है, उनकी लायबिलिटी जॉइंट और सेवरल होती है, और अगर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो फिर उस हिसाब से तब भी सेम होती है, लेकिन अगर इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी ऐसा होता है।
लेकिन अगर इक्वल शेयर नॉर्मल होल्ड डेट का इक्वल शेयर नॉर्मली होता है, लेकिन सेक्शन 147 कहता है कि अगर ये लोग इक्वल कंट्रीब्यूट करते भी हैं लेकिन इनके पास पावर है कि अपनी मैक्सिमम लिमिट को फिक्स कर सकते हैं। कहते हैं उस चीज को देखते हुए जब आपने 42 को 3 से डिवाइड किया था, आपका आया था 14 ईच की लायबिलिटी बेयर करनी थी, लेकिन एक्स ने कहा था मैं भुगतूंगा ही 10 का। तो ये देखो एक्स वाई जेड, इन्होंने थी कितनी, इसकी थी 10 के, इसकी थी 20 के, इसकी थी 40 के, और डिवाइड चाहिए कितनी, रिक्वायर्ड थी 14 14 14। इसका यहाँ पे 4 का लॉस हुआ, ये 14 भुगत देगा, ये 14 भुगत देगा, तो जो 4 का लॉस इसमें 4 का ये भुगत रहा है प्लस टू, तो इसका मतलब दोनों की लायबिलिटी कितनी आई, वाई और जेड की लायबिलिटी कितनी आई, 16 ईच की। इज दैट क्लियर? पूछना है कुछ? ओके किसका क्वेश्चन था ये, कितने नंबर का है, 4 मार्क्स का। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे चलते हुए, X agrees to pay 1 lakh if Y kills Z, unlawful object, unlawful object, section 10 violated, unlawful object section 23 hits, ठीक है ना। तो सेक्शन 10 इसेंशियल वायलेट हुआ और 23 कहता है कि अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन हो तो एग्रीमेंट क्या हो जाता है, वॉइड। उसने कहा मैं तेरे को 1 लाख दूंगा जा जेड को मार दे टू पे वाई एक्स बोर, इसको ऐसा करने के लिए उसने बोरोइंग करी, इलीगल के साथ हर जुड़ी हुई कड़ी हुई उसने बोरो किया, और सामने वाले बंदे को लोन का पर्पस पता था, उसने मार दिया, वो लोन रीपे नहीं कर रहा। बताओ वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहले एक्स और वाई में अनलॉफुल ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 एग्रीमेंट वॉइड बिटवीन एक्स एंड कोलेटरल ट्रांजैक्शन टू इलीगल एग्रीमेंट इज आल्सो इलीगल, उसको भी वॉइड बोलेंगे, उससे भी कुछ भी रिकवर नहीं होना। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे दिया उन्होंने। सी उन्होंने कनेक्टेड वर्ड दिया हुआ, बट हमें पता है इसको क्या बोलते हैं, कोलेटरल ट्रांजैक्शन। सी 1023 आ गया। पढ़ लो फटाफट, फिर आगे चलूं मैं। तब भी इलीगल ही होती, तब भी वॉइड ही होती, इलीगल के साथ हर जुड़ी कड़ी इलीगल है, जैसे मर्जी हो। चल दूं आगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन था, कितने मार्क्स का, फिर से 7 नंबर। आगे चलते हुए बी पे आते हैं जी, 4th क्वेश्चन का बी पार्ट। अब आ गया जी क्या, नेगो। Promissory note payable at a certain period after sight must be presented to the maker therefore for payment. Under which scenarios present, याद करो मैंने तुम्हें लिखवाया ये कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब प्रेजेंटमेंट नहीं चाहिए, याद है बैक से करवाया था। एंड इंस्ट्रूमेंट व्हेन उन्होंने क्या क्या पूछा है, अंडर विच सिनेरियोज प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नॉट नेसेसरी, ये एक पार्ट है। एंड The instrument is dishonored at the due date for presentment, जब प्रेजेंट किया तो वो डिसऑनर होगी according to the provisions of 1881। अब बताओ क्या करोगे, कुछ नहीं है, कंफ्यूज किया हुआ उन्होंने। आपने सारी नॉन प्रेजेंटमेंट के जो 7-8 पॉइंट्स थे, देखो आपकी बुक में बैक से करवाए थे। इट इज अ डायरेक्ट 7 नंबर का क्वेश्चन, फुल फ्लेज। आ जाओ इसको एक बार फटाफट से आंखों से गो थ्रू कर दो। 76 सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जल्दी से एक बार रीड कर दो, मैं वेट कर रही हूँ। जगह बताई थी, अब जगह पे गए, वो जगह क्लोज थी, जगह पे गए वो बंदा ना मिला, ना वो था, ना उसका कोई साइन अवेलेबल था। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, ढूंढने के बाद भी वो हमारे को मिला नहीं। रिमेंबर दोस पॉइंट्स, जल्दी से रीड करो एक बार।
इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर दिया हुआ है, हमने बुक के बैक से करा था, सारी पार्टीज का अलग अलग दिया होता है, रिमेंबर, हमने वही करना है। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, तो 7 मार्क्स का हमारे पास यहाँ से आ गया। अब नेगो, अभी तक नेगो नहीं था, थोड़ा आइडिया होगा नेगो किसके साथ लिंक करके डाल रहे हैं। कौन सा वाला? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मुझे प्रेजेंट किया कि नहीं, मैंने खुद ही कंडीशन वेव की हुई थी कि मुझे मत दिखाना। तो अगर आपने मेरे को प्रेजेंट नहीं भी किया तो मेरे को कोई नुकसान थोड़ी ना उससे हुआ, क्योंकि मैंने खुद ही बोला हुआ था कि मेरे को प्रेजेंट मत करना। ठीक है, ये तो सेम ही होगा जो वेव्स राइट टू टेक एडवांटेज ऑफ। सेम। आगे चलते हुए, वाओ, रेगुलेटरी लॉ क्या होता है? लॉ क्या होता है? इलेबोरेट प्रोसीजर फॉर मेकिंग लॉ। वही एक्सपर्ट कमेटी से ड्राफ्ट बनता है, रिमेंबर। उसके बाद दोनों घरानों में जाते हो, अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट के पास आता है, असेंट मिल जाती है, फिर नोटिफिकेशन होती है, फिर वो फाइनली क्या बन जाता है? एक्ट। और एक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशन जब ऐड हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? लॉ। तो हम भूल गए थे हमारे पास रेगुलेटरी भी है। रेगुलेटरी कितने नंबर का है? 6 मार्क्स। हल्के में मत लेना, 6 नंबर का आना ही आना है। और फ्री के नंबर है यार, फ्री के नंबर है। एलएलपी और रेगुलेटरी फ्री के नंबर है, रट्टा है उसमें, जिनको लॉ समझने में थोड़ा इशू आता है। तो आगे चलते हैं, 5th क्वेश्चन। Karan agreed to sell his laptop to Vishal for a price to be fixed by Kiran, a hardware engineer. However, before the delivery of the laptop, Karan changed his mind and did not share any particulars and configuration of the laptop with Karan, which made her unable to do the valuation. Kiran refused to do valuation. अच्छा, प्राइस की वैल्यूएशन हो रही है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। याद है 9 and 10 लिखवाया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय किरण एंड किरण इज अ थर्ड पार्टी। प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय थर्ड पार्टी। सी अभी डिलीवरी नहीं हुई है, बिफोर डिलीवरी ऑफ लैपटॉप करण का माइंड चेंज हुआ, उसने किरण से कुछ भी शेयर नहीं किया। याद हो, थर्ड पार्टी ने प्राइस डिसाइड करनी थी, बट उसके सामने तुमने सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट करे हैं कि वो प्राइस डिसाइड कर ही नहीं पा रही। इसमें उसकी गलती थोड़ी ना है, उसकी गलती थोड़ी ना है। आगे, किरण रिफ्यूज टू डू द वैल्यूएशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड की वॉइडेबल? चलो मान लेते हैं। विशाल को तो लैपटॉप चाहिए था, so he promised Karan that if the laptop is delivered to him he would pay. However, Karan decided not to sell his laptop to Vishal. Now Vishal wants to know from you, being a legal expert, क्या करण उसको बाउंड कर सकता है कि तूने पहले एग्री किया था कि तू मुझे रीजनेबल प्राइस पे लैपटॉप देगा। तो इफ ही डज नॉट एग्री टू डिलीवर व्हाट द अदर पार्टी रेमेडी अवेलेबल टू विशाल, एडवाइस करो क्या क्या हो सकता है। पहले ध्यान दो, सिचुएशन समझो। थर्ड पार्टी ने प्राइस डिसाइड करनी थी, ऐसा करण में और विशाल में डिसाइड हुआ। मतलब प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय थर्ड पार्टी, पहले सेक्शन 10 लगा। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड ना कर पाए या थर्ड पार्टी के सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई कि वो प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रहा, प्रोवाइडेड आप उससे पहले उसको गुड्स डिलीवर नहीं किए हो, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड। ठीक है, यहां पे फिलहाल कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ था, तो यहां पे वो कह रहा है कि तू मुझे डिलीवर कर दे और मैं तुझे रीजनेबल प्राइस पे कर दूंगा। याद करो, जो रीजनेबल प्राइस वाला क्वेश्चन होता है वो दोनों की कंसेंट के साथ होता है। वो कह रहे हैं यार मैंने तेरे को डिलीवर ही नहीं करना, बट अगर आप ध्यान दो, ऐसे तो करण बहुत सियाना निकला। करण ने डीलिंग भी कर ली, करण ने बोल भी दिया किरण प्राइस डिसाइड करेगी, पतली गली से किरण को डेटा भी नहीं दिया, किरण प्राइस डिसाइड भी नहीं कर पाई और अब वो रीजनेबल प्राइस में बेचना भी नहीं चाह रहा। ध्यान दो, सी कैसे इसके आंसर को कंसीडर करेंगे।
10 आया, फिक्स बाय थर्ड पार्टी। अगर फिक्स नहीं कर पाती जो हमने बोला था तो एग्रीमेंट क्या हो जाता है? अगर प्रिवेंट किया जा रहा है बाय द डिफॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी फिक्सिंग द प्राइस, तो पार्टी एट फॉल्ट इज लायबल टू पे टू द पार्टी हु इज, और यहां पे पार्टी एट फॉल्ट कौन था? करण। पार्टी नॉट एट फॉल्ट कौन था? विशाल। समझ आया? तो किरण वैल्यूएशन नहीं कर पाई तो यहां पे जी क्लेम डैमेजेस होंगे। उन्होंने दूसरे का आंसर नहीं लिखा, रीजनेबल प्राइस पे सेल नहीं होगा, नहीं लिखा उन्होंने, आपको लिखना पड़ेगा। कितने नंबर का क्वेश्चन है? कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? किसमें से है? तो क्वेश्चन 5 आ गया, नहीं, हाँ क्वेश्चन 5 सेल्स 3 नंबर का, 3 मार्क्स का सेल्स में आया। आगे चलते हुए ₹100 किलो बासमती लोकल राइस वाले के पास वो गई है, शॉपकीपर ने बोला है 125 रुपए किलो। ध्यान देना, टू विच शी, वो मान गई है खरीदने के लिए, मीनू। वो कहती मुझे सैंपल दिखाओ, इंसिस्ट किया उसने, मुझे सैंपल दिखाओ। और व्हाट वुड बी प्रोवाइडेड टू हर, कि तू मुझे क्या देगा बिफोर, इससे पहले कि मैं तेरे से परचेज करूं। अभी दिखाया नहीं उसने सैंपल पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं लिखा। आगे अगला पैराग्राफ कह रहा है शॉपकीपर ने उसको बोल दिखाया एज अ सैंपल, और सैंपल एग्जैक्टली कॉरेस्पॉन्ड करता था इंटायर लॉट को, मतलब इंप्लाइड कंडीशन एज टू सैंपल हैज नॉट बीन वायलेटेड। आगे मिसेस मीनू ने एग्जामिन किया सैंपल को, कैसे किया? मतलब विजिलेंटली नहीं किया। Without noticing the fact that the sample was that of basmati rice, but it contained a mix of long and short grains. उसने ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब है ये is equal to पेटेंट डिफेक्ट है, पेटेंट डिफेक्ट हो गया। वो देख सकती थी ध्यान से बट उसने देखा नहीं, तो जहां पे पेटेंट डिफेक्ट आ जाता है वहां पे साथ में कौन सा लॉजिक आ जाता है? कैविएट एम्प्टर का, क्योंकि इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सैंपल नॉट वायलेटेड। ठीक है, आगे अच्छा ये वही कुक वाला है। कुक ने बैग ओपन किए और कहता क्या लेके आ गए हो मैडम? मैंने फ्राइड राइस नहीं बनाने क्योंकि टेस्ट सेम नहीं आएगा, जितनी रिक्वायरमेंट जिस चावल के दाने की मुझे चाहिए थी वो नहीं है। नाउ मिसेस मीनू वांट्स टू फाइल सूट फॉर फ्रॉड अगेंस्ट द सेलर एलिजिंग हिम, क्या वो कर सकती है? अब देखो कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और 4 नंबर का सारा क्वेश्चन है। पहला उन्होंने पूछा मीनू वांट्स टू फाइल सूट फॉर फ्रॉड अगेंस्ट द सेलर एलिजिंग हिम टू सेल द मिक्स एंड चीप क्वालिटी, विल शी बी सक्सेसफुल? आंसर इज नो। कैविएट एम्प्टर, बायर बी बिवेयर बिकॉज़ द डिफेक्ट वाज पेटेंट। दूसरा, decide the fate of the case and options open to Mrs. Meenu for grievance redressal as per the provisions of Sales of Goods Act। वो कहते हैं ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगी? She has to accept it, she cannot deny it। What would be your answer in case Mrs. Meenu specified her exact requirement? अगर उसने exact requirement बताई होती तो क्या होता फिर डिस्क्रिप्शन आ जाती, फिर डिस्क्रिप्शन को मैच करना कंपलसरी होता, और अगर ना मैच करता तो इम्प्लाइड कंडीशन वायलेटेड मानी जाती। लेट्स सी क्या आंसर दिया उन्होंने। आओ जी, बाय सैंपल 17 कहते सैंपल के हिसाब से बल्क कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए सैंपल को, और उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उसको कॉरेस्पॉन्डली चेक करने की। वो कहते हैं यहाँ पे मीनू विल नॉट बी सक्सेसफुल बिकॉज उसने कैजुअली एग्जामिन किया था, इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं होगी। देखो कितना छोटा आंसर दिया, बिकॉज 4 नंबर का है। इन द इंस्टेंट केस उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ग्रीवियंस को रिड्रेस करने की, क्योंकि गलती उसकी है। हाँ, लेकिन अगर उसने डिस्क्रिप्शन दी होती तो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन लग जाता, फिर अगर वो वायलेट होती तो वो उससे डैमेज क्लेम कर सकती थी। इज दैट क्लियर? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का है?
तो वही 7 का लिमिट आ गई। ठीक है, आगे चलते हुए डाला नहीं तो मैं क्यों उठाऊं उसको। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, बट अगर आप रजिस्टर नहीं करते ना तो कुछ डिसेबिलिटीज होती है। याद है लिखवाया था 69 बर्बर के लिए लिखवाया था। पहली डिसेबिलिटी, पार्टनर को स्यू, थर्ड पार्टी फर्म को स्यू, 100 रुपए के ऊपर थर्ड पार्टी फर्म को स्यू कर सकती है, पार्टनर थर्ड पार्टी को स्यू सेट ऑफ 100 रुपए के ऊपर। रिमेंबर, तुम आउटसाइडर कोई भी कंप्लेंट कर दे, फर्म उसके प्रति कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। अब देखते पहले पूछा गया इन द लाइट ऑफ डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो यही कॉन्सिक्वेंसेस है जो आपको फेस करने पड़ते हैं 69 पार्टनरशिप का। लेकिन फिर भी हम एक बार आंसर रीड करेंगे, जल्दी से फिनिश करके दो। पहले पूरा बताया उन्होंने कि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, बट अगर ना करे तो डिसेबिलिटी अट्रैक्ट होती है 69 में। उसके बाद डिटेल दिया क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का सॉरी। यही अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होता तो आपने सिर्फ हेडिंग्स दे देते, फिर डिटेल्स नहीं देनी थी। जी नहीं, कुछ ही नहीं है। सॉर्टेड है। कौन सा क्वेश्चन था पार्टनरशिप का? अच्छा, वो लिख दिया हुआ। नेक्स्ट चलते हैं जी सी पे। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट में अवार्ड कंपनसेशन और डैमेजेस। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस व्हेन कोर्ट में अवार्ड ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस। ज्यादा शाने नहीं बनना, जितना पूछा उतना ही। 1 2 3 ऑर्डिनरी का मिलते हैं जब डायरेक्ट लॉस हो। Special damages just when special conditions are, or liquidated damages if nothing is mentioned, if it is stated in the contract। ये दोनों 73 में जाएंगे, लेकिन liquidated 74 में जाएगा। ठीक है, एक बार फटाफट से 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत हमारे को नहीं है। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ये लो फटाफट से रीडिंग दो। उन्होंने नहीं बताया, आप बताओगे। और ऊपर पहले डैमेजेस वर्ड को भी एक्सप्लेन करोगे एक लाइन में। जल्दी जल्दी रीड। आप ध्यान दे रहे हो 3 नंबर के क्वेश्चन में एग्जांपल्स भी नहीं है, नहीं देने। फुल 3 नंबर के लिए सफिशिएंट इनफ है। देने डिपेंड करता है नंबर कितने हैं। आगे चलते हुए, ये किसका क्वेश्चन था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और कितने नंबर में है? आगे what are the conditions need to be fulfilled to make the following agreements valid?
विदाउट कंसिडरेशन एज पर सेक्शन 25। एग्रीमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल, क्या चाहिए? नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो, नियर रिलेशनशिप हो, रजिस्टर्ड हो और रिटर्न हो। और प्रॉमिस टू पे क्या है अगला? टाइम बार डेट नॉर्मली पे नहीं होता, बट अगर सामने वाला बंदा रिटर्न प्रॉमिस दे दे कि मैं पे करूंगा तो लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से वो एक्सेप्शन में चला जाएगा, फिर उसको पे किया जा सकता है। 3 नंबर का आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन, ये लो जी 3 नंबर का आ गया। तो 6 नंबर का क्या आ गया अपने पास? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन पहले एक बार मैं आंसर दिखाऊंगी जरूर, एक बार इसको गो थ्रू करो कि कैसे आंसर किया उन्होंने। सी द क्रिस्पनेस, क्वेश्चन के नंबर, नेक्स्ट का फॉर्मेट देखो, एक के नीचे एक। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेबल, वो तो टाइपिंग है, बट तुम्हारा पेपर ऐसा ही होना चाहिए। गंद मचाओगे तो नंबर नहीं देते। नहीं दिया हुआ बेटे, 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेट समझ आती है। पकड़ते हैं उनके टाइपराइटर को, टाइपराइटर। हाँ ठीक बोला। चलो 6 क्वेश्चन नेक्स्ट। अब आ गया नेगो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से बहुत। जो बच्चे नेगो छोड़ने का सोचते हैं, उन्होंने नेगो 2 क्वेश्चंस में उठाया, वो बड़े क्वेश्चंस, मतलब नेगो नहीं छूटना। अगर एक क्वेश्चन छोड़ भी दोगे, जो कि 5 में से 4 क्वेश्चंस करने हैं ना, तब भी उन 4 में से एक में नेगो आएगा ही आएगा। समझ आया? देखो 138 बोला था, आना ही आना, जो मर्जी हो जाए, वही है। चेक डिसऑनर हो गया क्योंकि उसके अकाउंट में फंड्स नहीं थे। बताओ क्या मिस्टर वाई लायबल है डिसऑनर ऑफ चेक? इफ यस, व्हाट आर द, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ वाई शुड चेक एज अ डोनेशन? लायबिलिटी का चेक होना चाहिए ना। तो पहले वाले में उन्होंने लिखा क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, पहले आप बताओ। चेक इशू होना चाहिए, चेक ड्रॉ किया था अमाउंट के लिए, वो लीगली एनफोर्सिएबल डेट था, और चेक वैलिडिटी पीरियड में बैंक में प्रेजेंट हुआ था, और अगर अमाउंट ना निकली तो चेक क्या हो जाएगा? डिसऑनर। उसके बाद पूरा प्रोसीजर बताओ कि पहले आउटसाइडर उसको नोटिस देगा, उसमें शो कॉज नोटिस होगा कि तू रिवर्ट बैक कर। याद है वो सारे प्रोसीजर? एकदम जेल कोई नहीं चाहता था। हाँ, जब लास्ट में पेनल्टी बढ़ती थी तब क्या बढ़ती थी? 2 टाइम्स को डबल द अमाउंट ऑफ चेक ही बोलते हैं। ये लो 138 चेक ड्रॉन किसके लिए हुआ है? बैंक के साथ हुआ है, अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन, और किसके लिए हुआ है? फॉर द डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, जिसमें कि गिफ्ट, डोनेशन, सिक्योरिटी वर्ड नहीं आते। रिटर्न कर दिया चेक बैंक ने अनपेड। क्यों किया? क्योंकि या तो तेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, या तो तेरे अकाउंट में पैसे होने के बावजूद उसकी अरेंजमेंट किसी और पर्पस के लिए हो रखी थी। रिमेंबर? तो सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड ऑफेंस, जब जिसके लिए उसको 2 साल तक की सजा और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक देना पड़ सकता है। पहले सारी प्रोविजन लिखी है। फिर देखो 2 क्वेश्चन पूछे थे इन द इंस्टेंट केस करके उन्होंने। पहला डिसऑनर हुआ जी ड्यू टू फंड्स, तो 2 साल दोबारा उन्होंने लिखा है। तो एक्सटेंड कितनी होगी? चेक 10,000 का था, डबल द अमाउंट 20,000 की पेनल्टी पड़ेगी। दूसरे में उन्होंने बोला कि अगर गिफ्ट और डोनेशन दी है तो वो सिक्योरिटी वर्ड है, वो लीगल लायबिलिटी में फॉल नहीं करता। तो उस सिचुएशन में तुम 138 में इसकी लायबिलिटी को क्लेम नहीं कर सकते। फुल फ्लेज क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन 6 है ना ये, तो 7 मार्क्स का नेगो। अब ये देखो मेरा तुम्हें बताने का रीजन, एक क्वेश्चन 4 में नेगो डाला है। अगर आप 5 में से एक क्वेश्चन छोड़ भी रहे हो तो किसी ना किसी एक क्वेश्चन में नेगो तुम्हें पकड़ेगा। तो रिस्क नहीं लेंगे, नेगो छूटना ही है। समझ आया? एलएलबी छूट सकता है बट लॉजिक नहीं बनता, फ्री के नंबर हैं। आगे चलते हुए कॉसी
और क्या बताओ उसके, मैंने टेस्ट में भी डाला है, सेम क्वेश्चन है, 6 नंबर का है, फिर भी हम इसका आंसर एक बार रीड करेंगे। ये लो जल्दी से नजरों से निकाल लो। जी नहीं, क्लियरली वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं और एग्जामिनर को पता है कि बुक में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जल्दी जल्दी नीड टू रीड इट। वो कम है ना, थोड़ी सी है। हाँ हाँ, डेफिनेशन तो जो मर्जी लिखो, इसका कोई सेक्शन ही नहीं है। पढ़ने को बोला है मैंने। सी, ये राइट इन रैम, राइट इन पर्सोनम वाला पॉइंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो राइट है वो किसका होना चाहिए, मनी का। यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है ड्यूटी है, नॉट टू ड्यूटी एंड नॉट प्रॉमिस इज द बेसिस ऑफ। ये आपकी ड्यूटी है, राइट किसका है, कोर्ट का, कोर्ट का, और ये किसी एग्रीमेंट से कभी भी इम्पोज नहीं होता। तो मेन मोटे मोटे इसके जो इसेंशियल्स आते हैं, पहला एग्रीमेंट से ये बिल्ट नहीं होता, ये ड्यूटी है। तीसरा ये राइट ऑफ मनी है। चौथा राइट इन पर्सोनम है, नॉट अगेंस्ट द वर्ल्ड। और लास्ट पॉइंट में वो क्या बोलते हैं कि केस वैसे ही फाइल होगा एज ए नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में तुमने क्या किया है, ब्रीच। दोगे एग्जाम्पल? तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, कितने नंबर का, आगे चलते हुए डिस्टिंग्विश सेल एंड भर के आता है तुम्हें। हायर परचेज क्या होता है, जिसमें हायर वेंडर हायर परचेजर होता है। डाउन पेमेंट कर देते हो, लेकिन ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम नहीं है। आपके ऊपर कंडीशन रखी जाती है कि आप एक्चुअल ओनर तब बनोगे जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे। तो जो खरीद रहा है उसके पास खरीदने की चॉइस है। अगर वो खरीदना चाहेगा तो वो टिल लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा, अगर वो खरीदना नहीं चाहेगा तो वो मिड में कभी भी डिफॉल्ट करेगा। सामने वाला हायर वेंडर अपनी एसेट को वापस ले जाएगा, जो पैसे वो पे कर चुका है वो वापस नहीं मिलेंगे। जब तक लास्ट पेमेंट नहीं होती तब तक आप ओनर डिक्लेयर नहीं होते, इसलिए आप किसी और को सामान बेच नहीं सकते। रिमेंबर, आ जाओ एक बार आंसर रीड करो फिर भी। हाँ हाँ, डिफाइन करना है आपने वैसे करना है जैसे मैंने सिखाया आपको। जल्दी प्लीज। डन है, दैट इज ऑल। हायर परचेज किस में आता है, सेल्स में। कितने नंबर का आया है, अब अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो सेल्स 7 7 3 मार्क्स का, ये इधर लिख दिया है। चलो सेल्स आया 21 मार्क्स का, कॉन्ट्रैक्ट 32 मार्क्स का, पार्टनरशिप 20 मार्क्स का, एलएलपी रेगुलेटरी और एक रह गया, नहीं 2 रह गए, नेगो कंपनी तो ये देखो, जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक ही क्वेश्चन में हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो रेगुलेटरी तो छोड़ना ही नहीं।
बाकी के किसी भी एक्ट को छोड़ने की सेंस ही नहीं बनती, क्योंकि क्वेश्चन उस अकॉर्डिंग आएंगे। चॉइस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट सबसे ज्यादा योगदान देगा तुम्हारे को। तो अगर हम प्रायोरिटी वाइज चलें तो हमारे पास आ गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन सेल्स, देन कंपनी, देन पार्टनरशिप, देन नेगो, एलएलपी, रेगुलेटरी। ये आपकी सीक्वेंस हो जाती है कवर करने की, ये आपकी सीक्वेंस हो जाती है पेपर में कंटेंट को कवर करने की, मार्क्स के हिसाब से मैं बोल रही हूं, ठीक है। इन दो को करे बगैर पास होना मुश्किल है। ये मेन सी वाले दोनों, ठीक है।